अभी तक हमने जो वीडियो बनाए हुए हैं पोषण वाला, उसमें पहला वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने केवल आपको स्वपोषी पोषण के बारे में समझाया था कि स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है, कितनी प्रकार का होता है और स्वपोषी पोषण कौन से जीव करते हैं, कौन सी वो क्रिया करते हैं। जी हम आपको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये पोषण वाला हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा विषम पोषी पोषण होता है, माने जो दूसरे प्रकार का जो पोषण होता है वो है विषम पोषी प्रकार का पोषण है। विषम पोषी प्रकार का पोषण कहलाता है कि जिसमें जो जीव इसमें जो जीव आते हैं जी क्या है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। या तो वो स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहेंगे या किसी दूसरे जीवों को मार करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे टोटल, यानी जिनको हम परजीवी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे जीवों पे निर्भर रहते या स्वपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। मतलब इस प्रक्रिया में जो भी हमारे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और विषम पोषी पोषण में सभी प्रकार के जो जितने भी जंतु होते हैं, ठीक है, सभी क्या है, विषम पोषी प्रकार के होते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार, तो जो विषम पोषी पोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राणी समभोजी पोषण, एक होता है परजीवी, ठीक है, तीसरा होता है मृतोपजीवी। प्राणी समभोजी का मतलब ये होता है कि इस पोषण के अंतर्गत जो जीव होता है उसे अपने मुख के द्वारा या मुखांगों के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसके बाद वह भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, या तो इसमें मुख होगा या मुख जैसे उपांग होंगे, या अपनी कोशिका की सतह द्वारा ही, माने कोशिकीय सतह द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर भोजन का ये पाचन करते हैं। तो जी कहलाता है प्राणी समभोजी प्रकार का पोषण, जिसमें मनुष्य आता है, अमीबा और जितने भी जंतु हम देखते हैं अधिकांश वो क्या होते हैं, प्राणी समभोजी प्रकार के। जैसे मनुष्य है तो भोजन को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, मुखांग के द्वारा ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है। ठीक है, ऐसी अमीबा होता है तो अमीबा अपनी कोशिकीय सतह के द्वारा भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है और फिर भोजन को वो पचाने का काम करता है। ठीक है, परजीवी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें भोजन पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जिन जीवों पे परपोषी के रूप में पाए जाते हैं या जिन पर ये निर्भर होते हैं उनसे पचे हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी इनमें जो पाचन की क्रिया होती है वो नहीं होती है, ये केवल क्या हुए, पचे हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। जैसे अमरबेल हो गई, तो अमरबेल जो होती है वो पौधे के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है, यानी पौधे पर परजीवी होती है। ठीक है, और ची क्या होते हैं, उस पचे हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। जैसे जोंक है तो जोंक भी क्या करती है, हमारे ब्लड को चूसती है, तो ब्लड में क्या होता है, पचा हुआ भोजन होता है, तो वह क्या करती है, सीधे ही पचे हुए भोजन को हमारे ब्लड से चूस लेती है। तो जी कहलाते हैं क्या, परजीवी। ठीक है, इसके बाद मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो केवल मृत सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आते हैं जीवाणु हैं और आपके कवक होते हैं। तो ये है आपका विषमपोषी पोषण और उनके प्रकार। तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लें। अब हम स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर समझेंगे कि अंतर क्या होता है दोनों में।
तो सबसे पहले है हमारा विषमपोषी है और दूसरा है स्वापोषी पोषण। क्या होता है? विषमपोषी पोषण होता है जो कवक और सभी जंतुओं में होता है, माने कवक में होता है और जितने भी जंतु होते हैं जैसे गाय भैंस मनुष्य ये चींटी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? विषमपोषी हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। स्वापोषी पोषण में हरे पौधे आते हैं और एक युगलिना भी एक जंतु है जो स्वापोषी पोषण की विधि पाई जाती, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। विषमपोषी पोषण जिनमें पाया जाता है, ठीक है, उनमें हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग होता है जो भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न करवाता है। ठीक है, स्वापोषी पोषण जिनमें पाया जाता है उनमें हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। विषमपोषी पोषण में भोजन जो होता है वो स्वापोषी जीवों से प्राप्त होता है, मतलब जितने भी विषमपोषी पोषण वाले जीव होते हैं वह अपने भोजन के लिए स्वापोषी जीवों पर निर्भर होते हैं, जबकि स्वापोषी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, माना ये दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला जो अंतर होता है भोजन का पाचन होता है, यानी जो विषमपोषी पोषण होता है उसमें भोजन का पाचन होता है, यानी पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के जटिल अवयव सरल अवयवों में टूट जाते हैं। तो चौथा जो अंतर है इसमें पाचन की क्रिया होती है, जबकि स्वापोषी पोषण जिनमें होता है उनमें पाचन की क्रिया नहीं होती, यानी कोई भी पाचन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। अगला अंतर होता है जो विषमपोषी पोषण होता है वो जीव क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के रूप में सबसे ऊपर होते हैं। यदि हम खाद्य श्रृंखला को देखें तो जी क्या होते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्यों? क्योंकि जी भोजन का उपयोग करते हैं, माने दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। और स्वापोषी पोषण जिनमें पाया जाता है वह खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो उदाहरण हम देखते हैं विषमपोषी पोषण में मनुष्य आता है और जितने भी जीव होते हैं सभी प्रकार के जो जंतु होते हैं वो सब आते हैं इसमें, मनुष्य और सभी जंतु आ जाते हैं। स्वापोषी पोषण में पौधे आते हैं और नील हरे शैवाल वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो जी हमारा क्या हो गया? स्वापोषी और विषमपोषी में अंतर हो गया। तो पहले आप इसको क्या कर लें? नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर अगला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पोषण के चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण के चरण देख लें, इसके बाद देखो हमने कुछ डायग्राम भी यहाँ पर बनाए हैं, हम उनको बाद में समझेंगे। पहले हम भोजन के चरण पोषण के चरण देखते हैं। तो पोषण के 5 चरण होते हैं। एक होता है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है हमारा स्वांगीकरण और लास्ट होता है बहिक्षेपण। अंतःग्रहण क्या कहलाता है पहले हम इसको समझ लें। अंतः माने अंदर, ग्रहण माने ग्रहण करना, भोजन को अपने अंगों के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। जैसे हम भोजन को अपने मुख में ले जा रहे हैं तो हम भोजन को अपने हाथों के द्वारा मुख में ले जा रहे हैं, यानी जी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? अंतःग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो जी अंतःग्रहण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हमारा पाचन होता है। पाचन क्या कहलाता है कि जो भी भोजन हम ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उस भोजन को हमारी कोशिकाएं डायरेक्टली क्या है? पाचन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यानी उसको अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो हमारी कोशिकाएं पहले क्या करती हैं? उस भोजन का क्या है? पाचन करती हैं। अब पाचन क्या है? पाचन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के जटिल अवयवों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं उसको आसानी से अवशोषित कर सकें और
उससे जो भी पोषक तत्व प्राप्त होंगे उनका वो उपयोग करके और शरीर की वृद्धि में उपयोग कर सकती हैं। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ा जाता है या सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें। तो ये पाचन की क्रिया होती है। पाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन, एक होता है बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है कि जो भोजन होता है वो कोशिका के क्या होता है, अंदर पचता है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा में अभी हम जो पोषण देखेंगे कि अमीबा पोषण कैसे करता है तो उसको हम समझेंगे। तो अमीबा में क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, क्योंकि वह भोजन को पहले क्या करता है, अपनी कोशिका के अंदर ग्रहण कर लेता है, फिर उसके बाद पचाता है, यानी कोशिका के अंदर ही, उसके अंदर ही पाचन की क्रिया होती है। इसलिए अमीबा में जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है। जबकि हम अपनी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है, माने कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया होगी। फिर जब पचित भोजन होगा, उस पचित भोजन को हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो यदि कोशिका के बाहर पाचन हो रहा है तो उसको बोलेंगे बाह्यकोशिकीय पाचन, यदि कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। तो अमीबा में जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, और मनुष्य में और भी जानवर जो होते हैं उनमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है। तो ये पाचन की क्रिया है। अगला होता है अवशोषण, हमारा अगला चरण होता है। अवशोषण क्या कहलाता है कि जब हमारा भोजन क्या होता है, छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, तो उसको हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती हैं। तो जो अवशोषण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, माने शरीर के अंदर ले जाना, कोशिकाएं उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, तो वो एक प्रकार का अवशोषण कहलाता है। फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता है कि जैसे ही हमारी कोशिकाओं ने भोजन को अवशोषित कर लिया है तो उसमें से जो उपयोगी अवयव होंगे, उपयोगी पदार्थ होंगे, विटामिन होंगे, खनिज लवण होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगी, उससे क्या है वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे और शरीर की वृद्धि करती हैं। यानी जो कोशिका द्रव में विलीन हो जाने की प्रक्रिया, यानी भोज्य पदार्थों का कोशिका द्रव में विलीन हो जाने की क्रिया। विलीन माने मिल जाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे अमीबा में यहाँ पे हमने स्वांगीकरण यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया है जी, केंद्रक दर्शाया गया है। तो यहाँ पे भोजन क्या हो गया जी, छोटे छोटे भागों में सब में क्या हो गया है, विलीन, यानी मिल गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीव की वृद्धि होती है। तो अमीबा की यहाँ पे हमने वृद्धि दर्शाई हुई। तो स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि उपयोगी पदार्थों को जो हमारी कोशिका है उसका जीव द्रव्य है उसमें मिल जाना और उसका उपयोग करके शरीर की वृद्धि कर लेना क्या है, स्वांगीकरण के अंतर्गत आता है। अगला चरण हमारा है, लास्ट है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण कहलाता है कि स्वांगीकरण हो गया है, अवशोषण हो गया, पाचन हो गया, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा बच जाता है जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, तो उस अपचित भोजन को हम शरीर से क्या है, बाहर निकाल देते हैं। तो वह प्रक्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो पोषण के आपको याद रखना है कि पोषण के चरण होते हैं 5, ठीक है। पहला है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और है बहिक्षेपण। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अमीबा है, जो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, वह भोजन का पाचन कैसे करता है, उसमें पोषण की क्या प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है कि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है और वह सर्वाहारी है, यानी वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। और यह एक कोशिकीय, यानी एक कोशिका से ही मिलकर के उसका पूरा शरीर बना होता है, ठीक है। और इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ना ही इसमें किसी प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। एक ही कोशिका से जी पूरी क्रियाएं करता है, यानी ये जो चित्र दर्शाया गया है जी अंतःग्रहण है, यानी भोजन को अंतर करना,
यहाँ पे पाचन की क्रिया होगी, यहाँ पे जी अवशोषण दर्शाया गया, यहाँ पे जी स्वांगीकरण दर्शाया गया है, यहाँ पर जी बहिक्षेपण दर्शाया गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये अपने कूट पादों के द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण करता है। कूट पाद, कूट माने एक अर्थ लगाएं तो कूट का मतलब होता है झूठा मोटा। तो कूट पाद एक प्रकार के मिथ्या पैर होते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय है तो एक कोशिकीय में विशेष प्रकार के अंग तो होते नहीं हैं। तो ये क्या है, जिस तरफ भी इसको जाना होता है वो क्या है, अंगुली नुमा प्रवर्ध उस तरफ बना लेता है, तो उसको हम कूटपाद कह देते हैं। जैसे अगर इस तरफ इसको जाना है तो ये इस तरफ भी जी पैर जैसी संरचना निकाल देगा, तो इसको यहाँ कूटपाद कहती है। तो जब भी कोई भोज्य पदार्थ इसके सतह के संपर्क में आता है तो वहाँ पर क्या होती है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेता है अमीबा, और जी क्या करता है, भोजन को अंदर कर लेता है। जैसे ही भोजन क्या होता है, अंदर पहुँचता है तो खाद्य रिक्तिका क्या होती है, शरीर के अंदर पहुँच जाती। अब यहाँ पे भोजन का क्या होगा, अवशोषण होना शुरू होगा। तो जी हमने तीर के निशान बनाए हुए हैं, यहाँ पर जी क्या करता है, अवशोषण करने लगता है। अवशोषण के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है, स्वांगीकरण, जिससे जो अवशोषित भोजन है वो पूरी जीव द्रव्य में क्या होता है, मिल जाएगा, जिससे क्या होगी, उसको पोषक तत्व तो मिल जाएंगे शरीर को, तो वो क्या होगा, शरीर क्या करेगा, फिर वृद्धि करता है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी अपचित भोजन होता है उसको शरीर से क्या होता है, शारीरिक सतह के द्वारा ही क्या करता है, शरीर से वो बाहर निकाल देता है। तो जी कहलाता है अपचित भोजन का निष्कासन, इसको हम बोलते हैं बहिक्षेपण। तो ये हमारी एक प्रक्रिया होती है। तो जो अमीबा होता है वो कूटपादों के द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण करता है, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, जिससे भोजन हमारी क्या है, कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ का क्या है, पाचन करते हैं, और जैसे ही भोजन पच जाता है तो वहाँ पर क्या है, अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया होगी, यानी जीव द्रव्य में भोजन मिल जाएगा, वहाँ पे शरीर की वृद्धि में उसका उपयोग कर लिया जाएगा, और जो अपचित भोजन रह जाता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जी कहलाता है क्या, वही क्षेपण। तो चलिए इसके चित्र भी आप बना लीजिए, इसके चरण भी आप लिख लीजिए। देखिए अब हम मानव आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे कि मानव आहार नाल क्या है हमारी। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाना सीख लें, क्योंकि ये अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है, और जी 5 से 6 नंबर में आपका चित्र आता है कि आप मनुष्य के आहार नाल का या पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, या ये भी पूछ सकते हैं वो कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको यही चित्र बना देना है। जी मनुष्य का आहार नाल, और इसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसके भाग क्या क्या होते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो होता है क्या, इसका आहार नाल का पहला भाग होता है मुख, और लास्ट भाग जो होता है वो मलाशय यानी गुदा द्वार होता है। ठीक है, तो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जो हमारी जी संरचना बनी हुई, इसको आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर के गुदा द्वार तक पूरी आहार नाल कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मुख होता है। तो जिस मतलब जैसे जो हम बोल रहे हैं, तो जी हमारा क्या है, मुख होता है। ठीक है, मुख क्या है, 2 मांसल ओंठों से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिसके माध्यम से हम भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद आती है मुख गुहा, यानी इसके अंदर आती है मुख गुहा, जहाँ पर जीभ और दांत पाए जाते हैं। आप देखें दांत ये पाए जा रहे हैं हमारे, और इसके अंदर जीभ पाई जा रही है। तो जो जहाँ दांत और जीभ पाए जाते हैं वहीं पे लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो 3 चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे, एक जीभ है, एक दांत है और लार ग्रंथियाँ जहाँ पर पाई जाती हैं
उस भाग को कहते हैं मुख गुहा, या हम कह सकते हैं कि मुख आगे जा कर के जिस भाग में खुलता है उसको हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रसनी। अब जैसे अभी हम क्या करेंगे, दांतों के बारे में भी पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत कितने प्रकार के जो होते हैं उन प्रकारों के क्या कार्य होते हैं, उनके आकार क्या होते हैं, दंत सूत्र क्या होता है। तो इसका भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो उसमें हम देख लेंगे कि एक तो दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप देखें। तो यहाँ पे हमें मुख गुहा देखना है। मुख गुहा का अंतिम भाग जो होता है ग्रसनी होता है, ठीक है। तो जी हमारा ग्रसनी है। ग्रसनी एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होती, यहाँ से नासा गुहा और मुख गुहा दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाती हो। यहाँ से क्या है, दो भाग निकलते हैं, एक तो निकलती है श्वास नली, एक निकलती है ग्रास नली। चूँकि यहाँ पे हम केवल आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी जो श्वास नली है जिस पे जो सी आकार के छल्ले होते हैं, तो ये हमारी श्वास नली, तो इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम सिर्फ केवल आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक ग्रास नली निकलती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम क्या, घाटी द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी द्वार बोलते हैं। यहाँ पर एक घाटी ढापन पाया जाता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी श्वास नली को ढक लेता है, जिससे हमारा भोजन क्या है, श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो यहाँ घाटी ढापन भी पाया जाता है। एक श्वास नली होती है। श्वास नली जो होती है हमारी, वो 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, ठीक है। तो जी हमारी श्वास नली है। इसके बाद आता है हमारा अगला भाग है आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसमें भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पे रुकता है। जो भोजन यहाँ पे रुकता है वो 3 से 4 घंटे रुकता है, और यहाँ पे उसका अधिकांश पाचन होता है। भोजन का अधिकांश पाचन यहाँ पर होता है। यहाँ पे जो होती हैं, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और जठर ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के पाचक रस निकलते हैं। जैसे एक तो HCl निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है, और एक जठर लाइपेज निकलता है। पेप्सिन और जठर लाइपेज जी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। पेप्सिन आपका प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और एक अम्ल भी निकलता है HCl। तो HCl अम्ल भी निकलता है, उसका काम होता है कि भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मार देना। तो अभी हम केवल इसके भागों, मतलब आहार नाल के भागों के नाम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हमें एक सी आकार का भाग दिखता है जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। और ग्रहणी जो होती है वो हमारी क्या होती है, छोटी आंत का ही एक भाग होती है। एक छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, अगला होता है जिजुना, और लास्ट होता है इलियम होता है। तो जी हमारी इसके बाद लग जाती है क्या, छोटी आंत जी दे रही है, देखो। तो यहाँ से जी छोटी आंत है हमें बनाई हुई है हमने यहाँ पे, और जी क्या मिलती है, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसकी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत होती है वह जी है आपकी, जी बड़ी आंत होती है। इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से अंगुली नुमा प्रवर्ध होती है, जिसको हम रसांकुर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जी अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले हुए हैं। इसका अंतिम भाग जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं मलाशय बोलते हैं, जी गुदाद्वार होता है। यहाँ पर एक कृमि रूप परिशेष का भाग दिया गया है, ठीक है, जो अब हमारे क्या होता है, अब हम में क्या है, मनुष्य में क्या है जी, एक अवशेषी अंग के रूप में है। क्योंकि अब हम क्या है, सेल्यूलोज को खाते नहीं हैं, मतलब जो जानवर होते हैं हमारे, गाय भैंस होती हैं, तो वो चारे को खाती हैं। तो उनको पचाने में क्या होता है, जो कृमि रूप परिशेष का मुख्य काम होता है। चूँकि अब हम भोजन क्या करते हैं, पका के खाते हैं, तो इसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है। तो जी केवल हमारे एक अवशेषी अंग के रूप में रह जाता है। लेकिन कभी कभी भोजन क्या होता है, हमारे इस भाग में फंस जाता है, और जिससे हमें दर्द होने लगता है। तो एक हमें अपेंडिक्स नामक एक रोग हो जाता है, ठीक है। तो जी है,
फिर इसके बाद देखो हमने कुछ ग्रंथियां बनाई हुई हैं, जैसे हमने जी बनाया हुआ है यकृत है आपका, जी है हमारा अग्नाशय है, यहाँ पे एक भाग हमने दिया हुआ है एक छोटा सा भाग दिख रहा है पित्ताशय, जिसमें पित्त रस बनता है। यहाँ पे हमने अग्नाशय दिया हुआ है जिसको हम एक मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो जी यकृत है, तो इसको आपको बनाना सीख लेना है। अब देखिए इसके जो हमने मुख्य भाग यहाँ पर होते हैं उसके यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले मुख आता है, मुख के बाद क्या होता है, मुख गुहा होती है जिसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ पाए जाती हैं। फिर इसके बाद आती है क्या, ग्रसनी है हमारी, तो जी ग्रसनी होती है। फिर आती है क्या, ग्रास नली है, आमाशय है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जिजुनम, एक होता है इलियम। जिजुनम को हम बोलते हैं मध्यांत्र, ग्रहणी है जी, ठीक है, ग्रहणी याद रखना है। जिजुनम को बोलते हैं हम मध्यांत्र और इलियम को बोलते हैं शेषांत्र, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको मध्यांत्र बोलते हैं जिजुनम को, और इलियम को बोलते हैं शेषांत्र। तो थोड़े वो नाम लेना क्या है कठिन होता है, इसलिए आप इंग्लिश में ही याद रखें। ग्रहणी, इसको डियोडिनम, इंग्लिश में हम इसको डियोडिनम कहते हैं, इसको जिजुनम कहते हैं, इसको इलियम बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या, बड़ी आंत आ जाती है, ठीक है। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सीकम, तो सीकम हमारा ये भाग होता है, कोलन और रेक्टम, तो इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को बनाना सीख लें, क्योंकि ये चित्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में 99% पूछा जाता है। तो जी 5 या 6 नंबर में आपका प्रश्न आएगा। तो चलिए इसको चित्र को आप पहले बना लीजिए। अब हम दांतों के बारे में समझेंगे कि दांत क्या होते हैं, कितनी संख्या में ये पाए जाते हैं, वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है और बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दांत और ये वयस्क के लिए हम बता रहे हैं। तो यदि हम देखें तो ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, 16 होते हैं, और निचला जो जबड़ा होता है उसमें भी होते हैं 16 होते हैं। तो टोटल अगर हम मिला दें ऊपरी जबड़ी और निचली जबड़ी दोनों की मिला दें तो टोटल दांतों की संख्या क्या होती है, 32 हो जाती है। तो ऊपरी जबड़े में भी 16 होते हैं, 16 निचली जबड़े में होते हैं, ठीक है। टोटल संख्या होती है 32। जी हम वयस्क की बात कर रहे हैं, बच्चों में अभी बताएंगे कि दांतों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी जबड़े में दांतों की क्या संख्या होती है और जो दांत होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए जी क्या है, जी पहला प्रकार है, जी क्या है दूसरा है, जी तीसरा और जी क्या हो गया चौथा। तो मतलब जी कितने 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपरी जबड़े में देखेंगे, और जो संख्या ऊपरी जबड़े में होती है वही संख्या क्या होती है, निचले जबड़े में भी होती है, और कुल दांतों की संख्या जी हो जाएगी आपकी। जैसे जो कृंतक होते हैं यानी इंसाइजर, आपने देखा होगा कि आगे के जो 4 दांत होते हैं, हम अपने अगर मुँह में देखें तो आगे के जो 4 दांत होते हैं वो सीधे होते हैं, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े। तो हम केवल एक जबड़े की बात कर रहे हैं। तो आगे के जो 4 दांत होते हैं, मतलब फ्रंट पे जो 4 दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर, हिंदी में उसको बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। और ये ऊपरी जबड़े में कितने हैं, 4 हैं। तो निचली जबड़े में भी कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब कृंतक यानी इंसाइजर जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, टोटल 8 हो गई, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। और जो आगे के जो फ्रंट दांत होते हैं 4 ऊपर के और 4 नीचे, उनको बोलते हैं इंसाइजर या कृंतक। फिर दूसरा जो प्रकार होता है रदनक, यानी इनको हम कैनाइन बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 2, यानी एक जबड़े में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो
ऊपरी जबड़े में 2 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे निचली जबड़े में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए जो 4 जो हमारे फ्रंट के जो इंसाइजर होते हैं उनके बगल में देखा एक इस तरफ और एक इस तरफ पैना पैना दांत पाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कुत्ते होते हैं जो, तो कुत्ते में जो दांत निकले होते हैं बगल वाले, ठीक है, वो बड़े होते हैं, तो वो कौन से दांत हैं, वो हमारे कैनाइन दांत ही उसके निकले हुए हैं। क्योंकि जो अधिकांश जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके जो कैनाइन दांत होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे आप किसी शेर को भी देख लें, टाइगर को देख लें, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके कैनाइन दांत बड़े होते हैं। तो दो जो इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, कैनाइन इंसाइजर के बगल में एक इस तरफ होता है एक इस तरफ, ऊपरी जबड़े में देखें एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है। तो इनकी टोटल संख्या होती है 4, तो 2 निचली जबड़ी में होती हैं, 2 ऊपरी की जबड़ी में होती हैं, टोटल संख्या होती है 4। इसके बाद देखते हैं अग्रचर्वणक, यानी इनको प्रीमोलर बोलते हो, इनकी संख्या होती है 4। मतलब अगर जो हमारे कौन से हैं, रदनक है, रदनक के बगल में 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको हम दाढ़ें भी कह देते हैं। ठीक है, तो जी होती अग्रचर्वणक, ठीक है, और प्रीमोलर। तो एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो जाते हैं। फिर इसके बाद आती है चर्वणक यानी मूलर। तो मूलर दांतों की संख्या होती कितनी, 6, 3 इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो टोटल मिला के 3 और 3 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, माने 12 दांत। तो एक जबड़े में हो गए 6, तो दोनों जबड़ों में हो जाते हैं कितने, 12। इनको टोटल करें आप तो आता है कितना, 32। तो ये तो दांत हो गए किसके, एक वयस्क व्यक्ति के, तो ये दांत होते हैं। इसके बाद क्या होता है, बच्चों में जो शिशु होते हैं यानी बच्चे जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती है टोटल 20 होती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी और अंत में पहुंच जाती है कितनी, 32 हो जाती। अब इनमें कौन से दांत बचपन में नहीं पाए जाते हैं, तो जो हमारे अग्रचर्वणक है, मतलब अग्रचर्वणक वाले जी, यानी जी कितने होते हैं, 8। तो जी एक तो 8 जी दांत नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो चर्वणक होते हैं, चर्वणक होते हैं जी 12 होना चाहिए, जबकि जी कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, यानी 8 जे नहीं पाए जा रहे हैं, 4 जे नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, मतलब जे तो 0 है और जे कितने नहीं पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, 4 इनमें से नहीं पाए जाते, 8 और 4 12, यानी 12 दांत कम होते हैं, यानी 32 में से 12 घटाओ कितने बचे, 20। तो ध्यान रखना है कि इनकी संख्या होती है कितनी, 0। अग्रचर्वणक की संख्या हो गई 0 और चर्वणक की संख्या होती है 8। ठीक है, और जे आपके पाए नहीं जाते हैं, तो जे पाए नहीं जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। तो 8 4 12 और 8, 12 और 8 20 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बच्चों में नहीं, जे दांत नहीं पाए जाते हैं। अब हम दंत सूत्र कैसे लिखते हैं, तो दंत सूत्र हमने देखो लिखा हुआ है, दंत सूत्र आधा ऊपरी जबड़ा और आधा निचला, मतलब इस तरफ से हम देखें तो आधा इस तरफ का या आधा इस तरफ, तो ऊपरी और निचली जबड़ी में। जैसे हमने कहा कि जो हमारे इंसाइजर जो दांत हैं वो 4 पाए जाते हैं, तो 2 हमें इस तरफ के लेना है, 2 इस तरफ के। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आई लिखना है, यानी इंसाइजर हैं। दंत सूत्र आप जैसे लिखेंगे तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। पहले लिखना है हमें आई माने इंसाइजर हैं, ठीक है, रदनक कृंतक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद है कैनाइन, सी क्या हो गए आपके, कैनाइन यानी रदनक हो गए। फिर पी एम यानी प्री मूलर हो गए, और जी क्या हो गए आपके, मूलर हो गए। तो आधे जबड़े में ऊपर की आधी, ऊपर का आधा जबड़ा और निचला आधा जबड़ा, फिर हम उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या आ जाती है। तो आधे कितने हुए, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे
8 है। ठीक है, तो 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो 2 ऊपरी तरफ और 2 निचली तरफ, तो जी क्या होंगे, हम 2 2 लिखेंगे। अब आधे जबड़े में कैनाइन कितने होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे, तो देखो एक ऊपर है एक नीचे निचला। अब प्रीमोलर अगर हम देखें तो जी कितने होते हैं, 2 इस तरफ होती हैं 2 इस तरफ होती हैं, तो 2 और 2, तो 2 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 2 और 2 यहाँ लिख दीजिए। मोलर कितनी होती हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो 3 और 3 जी लिख दिए। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 6 और 2 8, 8 ऊपर है 8। अब क्या हो गए, इसके क्या कर देंगे हम, आधे जबड़े का क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो हमारे 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंसाइजर पाए जाते हैं तो वो हमने लिख ही दिए, कैनाइन पाए जाते हैं इन बच्चों में तो कैनाइन है। ठीक है, अग्र चवर्णक की संख्या 0 है तो 0 लिख दी। चवर्णक की संख्या क्या होती है, 2 इधर होंगे 2, यानी एक एक एब्सेंट होगा, तो 2 इधर 2 इधर, तो 2 2 लिखेंगे। इसमें भी हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ऊपरी जोड़े को तो 5 होते हैं, निचले जोड़े तो कितने हो गए 5, डबल हो जाएंगे यानी 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दांतों की क्या होती है, संख्या होती है। तो इनको आपको याद रख लेना है, एक बार अच्छे से आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि किस दांतों की संख्या क्या होती है। अब हमारे जो दांत होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं होती हैं आपकी, ठीक है, तो उनको आप देख लीजिए यहाँ पे। हम जी पहले आप इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं कि दांतों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दांतों की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विशेषताएं, एक तो होता है, पहली होती है द्विबार दंती। द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, और एक दूध के दांत गिरने के बाद एक बार पुनः निकलते हैं, तो 2 बार निकलते हैं। इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको द्विबार दंती। तो हमारे जीवन काल में दांत 2 बार निकलते, तो ये किसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अगली विशेषता होती है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब ये होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो गड्ढों में क्या हुए, धंसे हुए हैं। आप किसी दांत को हिला के देखें वो हिलेगा नहीं, क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि वो गड्ढों में धंसा हुआ है। ठीक है, तो वो कहलाता है गर्त दंती। तीसरा है विषम दंती। विषम दंती, विषम दंती का मतलब जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांत कितने, 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जी क्या है, विषम दंती, माने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं भिन्न विषम दंती। अब इसके बाद आते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। कृंतक का कार्य होता है किसी भी चीज़ को कुतरना। जैसे हमें किसी चीज़ को काटना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, अपने इंसाइजर दांतों का उपयोग करते हैं, कृंतक का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कुतरने का काम करते हैं क्या, इंसाइजर दांत। फिर इसके बाद आते हैं रदनक। रदनक क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने को अगर हम छीलने का काम करेंगे तो वो छीलने का काम कौन करेगा, रदनक करता है। ठीक है, जबकि जैसे केला खाते हैं तो केला को कुतरने का काम कौन करते हैं, इंसाइजर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अग्रचवर्णक और जो चवर्णक होते हैं जी क्या है, भोजन को पीसने का काम करते हैं, माने उसको महीन करने का काम इनका होता है। ठीक है, तो जी हमारे क्या होते हैं,
दांतों की कार होती हैं और दांतों की विशेषताएं होती हैं। तो पहले चलो इनके लिए विशेषताओं को आप नोट कर लें। तो यहाँ पे हम जीभ के बारे में चर्चा करेंगे कि जीभ क्या होती है। तो जीभ एक लंबी चपटी मांसल संरचना होती है जो मुख की ओर से क्या होती है, स्वतंत्र होती है एवं अंदर की ओर से सतह से क्या होती है, जुड़ी होती है, जो हमारी इच्छानुसार क्या है, कार्य करती है। और इसमें क्या होती हैं, कुछ श्लेष्म ग्रंथियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ को स्रावित करती हैं, ठीक है। और उस तरल पदार्थ से भोजन क्या होता है, गीला हो जाता है और जिससे भोजन को पचने में क्या है, सहायता मिलती है। तो इसमें श्लेष्म ग्रंथियां ही पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, मुख को गीला करे रखती हैं और भोजन को भी गीला कर देती हैं। हमारी जो जीभ होती है उसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। एक तो होती हैं अग्रभाग में होती हैं, पश्च भाग, अग्रभाग लास्ट का सबसे भाग, पार्श्व माना बगल वाला, और अग्र छोर के पीछे, आगे से थोड़े पीछे वाला भाग। तो जो अग्रभाग होता है वो हमें मीठे का अनुभव करवाता है। जो अग्रभाग होता है उससे हमें मीठे का अनुभव होता है। सबसे पीछे वाला जो भाग होता है उससे कड़वा माने कराव जो लगता है जिसको, वो कड़वा उसका अनुभव करवाता है हमें। पार्श्व वाला जो भाग होता है उससे हमें खट्टापन महसूस होता है। और अग्र छोर के पीछे का जो भाग होता है उससे मतलब अग्र छोर से थोड़े पीछे वाला जो भाग होता है उससे हमें नमकीन यानी नमक का स्वाद महसूस होता है। और इसके कार्य क्या होते हैं, जीभ के कार्य क्या होते हैं। जीभ क्या करती है, एक तो भोजन को पीसने में भी सहायता करती है, लार को अच्छी तरीके से भोजन में मिलाने का काम करती है, और भोजन को निगलने में भी ये सहायता करती है। और जब भी हम बोलते हैं तो बोलने में भी जीभ क्या करती है, सहायता करती है। तो जी यहाँ आप नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।